हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लेट्स क्रैक जुडिशरी। सो गाइस, आज की वीडियो में हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम के कुछ सेक्शन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन 7 से। सेक्शन 7 बात करता है एक्सप्लेनेटरी और इंट्रोडक्टरी, यानी कि फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट से इन दोनों चीज़ों का जो है रिलेशन होगा। तो वो फैक्ट necessary to explain or introduce facts in issue or relevant facts. Facts necessary to explain or introduce a fact in issue or relevant fact, or which support or rebut an inference suggested by a fact in issue or a relevant fact, or which establish the identity of anything. यानी कि जो हम टेस्ट आइडेंटिफिकेशन पैरेड पढ़ते हैं क्राइम में, वो भी क्या आएगी, सेक्शन 7 में आ जाएगी। पहले हम इसको क्या पढ़ते थे, 9 पढ़ते थे। अब ये आपको याद रखना है, सेक्शन 7 में है ये, ठीक है। और पर्सन हुज आइडेंटिटी इज रेलेवेंट और फिक्स द टाइम और प्लेस एट विच एनी फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट हैपेंड, और विच शो द रिलेशन ऑफ पार्टीज बाय whom एनी सच फैक्ट वाज ट्रांजैक्टेड। यानी कि रिलेशन जो है पार्टीज का, पहले कैसा था, अब कैसा है, या फिर जो फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट से कैसे जुड़ेगा कि जो क्राइम हुआ है उससे पहले उनका रिलेशन कैसा था, ये चीज़ें आएंगी इसमें, एज दे आर नेसेसरी फॉर दैट पर्पज। तो ये है सेक्शन 7। इलस्ट्रेशन देखो। क्वेश्चन इज वेदर ए गिवन डॉक्यूमेंट इज द विल ऑफ ए। क्या जो ये विल है, क्या ये डॉक्यूमेंट है, क्या ये ए की विल है? तो स्टेट ऑफ एज प्रॉपर्टी एंड ऑफ हिज फैमिली एट द डेट ऑफ एलिजिड विल में बी रेलेवेंट फैक्ट्स। तो उनकी जो ए की फैमिली की और उसकी खुद की जो प्रॉपर्टी है उस टाइम पे जब विल बनाई गई थी, तो वो क्या हो जाएंगे, रेलेवेंट फैक्ट्स हो जाएंगे। बी कहता है ए स्यूज बी फॉर अ लीबल इम्प्यूटिंग डिसग्रेसफुल कंडक्ट टू ए। ए स्यू करता है बी को कि भाई इसने जो है डिफेमेशन किया है, मेरे साथ गलत कंडक्ट किया, जो भी है। बी अफर्म करता है दैट द मैटर एलिजिड टू बी लिबलस इज ट्रू, कि भाई वो सच है जो इसने कहा है। तो पोजीशन एंड रिलेशन ऑफ द पार्टीज एट द टाइम व्हेन द लीबल वाज पब्लिश्ड। जिस टाइम ऐसा लीबल पब्लिश हुआ उस टाइम उनकी क्या रिलेशन थे आपस में। मैंने बताया ना, इसमें फैक्टर है रिलेशन ऑफ पार्टीज़ का, ग्रीन से मैंने हाईलाइट किया हुआ है जो। तो उनके क्या पहले रिलेशन थे जब ये पब्लिश हुआ, तो वो क्या हो सकते हैं, रेलेवेंट फैक्ट्स हो सकते हैं, क्योंकि फैक्ट इन इशू को बताएंगे। क्योंकि भाई कोई किसी के बारे में, मान लो डिफेमेशन का कोई भी जो उसके 2 पार्ट्स हैं वो आते हैं, तो उसमें आएगा कि इनका पहले रिलेशन क्या रहा होगा, ठीक है। पर्टिकुलर्स ऑफ अ डिस्प्यूट बिटवीन ए एंड बी। कुछ डिस्प्यूट अगर उनके बीच हुआ, ए और बी के बीच में, अबाउट अ मैटर अनकनेक्टेड विद द लीबल, यानी कि जो अब ये है लीबल है इससे रिलेटेड नहीं है, तो वो क्या हो जाएंगे, वो इररेलेवेंट हो जाएंगे अगर उनका कोई डिस्प्यूट था उससे रिलेटेड। दो द फैक्ट देयर वाज ए डिस्प्यूट, लेकिन उस डिस्प्यूट की वजह से उनके रिलेशन खराब हो गए थे, ये क्या होगा, रेलेवेंट फैक्ट हो जाएगा। सिंपल है। सी में है ए इज एक्यूज्ड ऑफ अ क्राइम द फैक्ट दैट सून आफ्टर द कमीशन ऑफ द क्राइम ए एब्सकॉन्डेड फ्रॉम हिज हाउस। कि क्राइम के बाद ए जो है क्या किया है, अपने घर से भागा है, तो वो क्या होगा, सेक्शन 6 में रेलेवेंट हो जाएगा। जो हम पढ़ते हैं, आपको मैंने सेक्शन 6 में बताया भी था, ये है ना जो अभी हम इससे पहले करके। अब सेक्शन 6 ध्यान रखना, सेम ट्रांजैक्शन वाला नहीं है, ये क्या हो जाएगा, कंडक्ट हो जाएगा, सब्सीक्वेंट कंडक्ट। सेक्शन 6 में मोटिव, प्रिपरेशन, कंडक्ट आता है। अब ध्यान रखना अब इन चीज़ों को, तो वो क्या हो जाएगा, सब्सीक्वेंट कंडक्ट हो जाएगा क्राइम के बाद, और वो फैक्ट इन इशू को अफेक्ट करेगा। द फैक्ट दैट एट द टाइम व्हेन ही लेफ्ट होम, जिस वक्त घर छोड़ा, ए हैड सडन एंड अर्जेंट बिजनेस एट द प्लेस टू विच ही वेंट। तो ए का क्या था, जैसे ही घर छोड़ा, ए का झगड़ा हुआ था, ही इज रेलेवेंट, तो वो क्या हो जाएगी, वो चीज़ रेलेवेंट हो जाएगी। दैट द फैक्ट दैट एट द टाइम व्हेन ही लेफ्ट होम ए हैड सडन एंड अर्जेंट बिजनेस एट द प्लेस टू विच ही वेंट, वहाँ पे उसका क्या था, कुछ जरूरी काम निकला था जिसकी वजह से क्या है, उसने घर छोड़ा।
तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्सप्लेन करता हुआ कि भाग के क्यों गया। यानी कि एक हो गया कि भाई क्राइम के बाद एकदम से भाग गया, ठीक है, वो क्या हो गया, कंडक्ट हो गया, सब्सिक्वेंट कंडक्ट। लेकिन जब वो भागा कि उसको कुछ भाई बहुत ज़रूरी काम था इसीलिए वो गया, वो भी रेलेवेंट हो जाएगा उसके फेवर में, क्योंकि ये एक्सप्लेन करता है फैक्ट को। ठीक है, दोनों चीज़ें अलग अलग हो गई। द डिटेल्स ऑफ द बिजनेस ऑन विच ही लेफ्ट आर नॉट रेलेवेंट। बिजनेस क्या था वो उसकी डिटेल ज़रूरी नहीं होंगी, एक्सेप्ट इन सो फार एज दे आर नेसेसरी टू शो दैट द बिजनेस वाज सडन एंड अर्जेंट। ठीक है, डिटेल्स जो है बिजनेस की जिस पे वो भागा वो क्या है, रेलेवेंट नहीं होंगी इस बात को छोड़कर कि वो नेसेसरी हैं, ज़रूरी हैं, टू शो कि जो बिजनेस था वो अर्जेंट और सडन था। ठीक है, डी में है ए स्यूज बी फॉर इंड्यूसिंग सी टू ब्रेक ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस मेड बाय हिम विद ए। ए स्यू को करता है बी को कि उसके साथ जो है कॉन्ट्रैक्ट जो मतलब कि ब्रेक कर लिया है, किसकी, सी ने कर लिया है बी की वजह से। सी ऑन लिविंग एज सर्विस, सी जो ए की सर्विस छोड़ा, सेज टू ए को कहा कि आई एम लिविंग यू बिकॉज बी हैज़ मेड मी अ बेटर ऑफर। ठीक है, तो बी को इसलिए स्यू किया क्योंकि सी जो उसके अंदर काम करता था उसने कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक कर लिया। अब सी जाता जाता बोल गया कि भाई मैं तो ये जो आपकी सर्विस है इसको छोड़ रहा हूँ क्योंकि बी ने मुझे एक बेटर ऑफर दिया है। ठीक है, ये स्टेटमेंट सी के कंडक्ट को एक्सप्लेन करती है, एक्सप्लेनेटरी है कि क्यों छोड़ा, जो वो छोड़ के गया है, कंडक्ट हुआ है उसका, वो एक्सप्लेनेटरी हो जाएगा उस फैक्ट का, रेलेवेंट फैक्ट का। विच इज़ रेलेवेंट फैक्ट किस में आएगा, सेक्शन 6 में, उसका एक्सप्लेन करते हुए किस में आएगा, सेक्शन 7 में जो पढ़ रहे हैं। विच इज़ रेलेवेंट एज अ फैक्ट इन इशू। ई में है ए इज़ एक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट, ए चोरी का है एक्यूज्ड है, इज सीन टू गिव द स्टॉलन प्रॉपर्टी टू बी, बी को दे देता है, हु इज सीन टू गिव टू एज वाइफ, जो कि क्या करता है ए की वाइफ को दे देता है वो प्रॉपर्टी। बी सेज एज ही डिलीवर्स इट, ए सेज यू आर टू हाइड दिस, कि बी को देते हुए कहता है कि भाई इसको ए ने कहा है कि छुपा देना। ए ने बी को दिया, बी ए की पत्नी को दे रहा है और बी कह रहा है कि भाई ए ने कहा है इसको छुपा देना। तो बी की ये स्टेटमेंट है, ये एक्सप्लेनेटरी हो जाएगी उस फैक्ट की, एक्सप्लेन करती हुई। ठीक है, एफ में है ए इज ट्राइड फॉर ए राइट, ए को ट्राई किया गया राइट के लिए, एंड इज प्रूव टू हैव मार्च्ड एट द हेड ऑफ ए मॉब। तो जो चिल्लाना है भीड़ का वो क्या हो जाएगा, रेलेवेंट हो जाएगा एज एक्सप्लेनेटरी ऑफ द नेचर ऑफ द ट्रांजैक्शन, की क्यों चिल्ला रहे हैं। समझ में आया ना कि भाई ए को राइट के लिए ट्राई किया गया और प्रूव हुआ कि वो उस भीड़ में शामिल था जहाँ पे लोग चिल्ला रहे थे। वो चिल्लाना वो क्या हो जाएगा, एक्सप्लेनेटरी हो जाएगा। सिंपल है, टीआईपी वगैरह इसी में आएगा सेक्शन अब 7 में। उसके बाद है सेक्शन 8, थिंग्स सैड और डन बाय कॉन्स्पिरेटर इन रेफरेंस टू कॉमन डिज़ाइन। सेक्शन 10 हम पढ़ते थे पहले, तो अब ये आ गया है सेक्शन 8, दो अभी घट रहे हैं। सेक्शन 8 कहता है व्हेन वेयर देयर इज रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव that two or more persons have conspired together to commit an offense or an actionable wrong। ठीक है, यानी कि ऑफेंस भी हो सकता है, एक्शनेबल रॉन्ग भी हो सकता है। कहीं पे भी ऐसे फैक्टर हैं, ग्राउंड हैं कि दो या उससे ज़्यादा बंदे मिलके कुछ कंस्पायर किया है, उन्होंने कोई ऑफेंस या एक्शनेबल रॉन्ग, एनीथिंग सैड कुछ भी कहा गया, डन और रिटन बाय एनी वन ऑफ सच पर्सन्स इन रेफरेंस टू देयर कॉमन इंटेंशन, यानी कि जो भी उनकी कॉमन इंटेंशन के तहत उन्होंने कुछ कहा लिखा। आफ्टर द टाइम व्हेन सच इंटेंशन वाज फर्स्ट एंटरटेन बाय एनी ऑफ, यानी कि किसी एक ने एंटरटेन कर दी इंटेंशन, उसके बाद जिसने भी कुछ कहा लिखा बोला सब कुछ रेलेवेंट फैक्ट हो जाएगा एज अगेंस्ट ईच ऑफ द पर्सन्स बिलीव्ड टू बी सो कंस्पायरिंग, as well for the purpose of proving the existence of the conspiracy as for the purpose of showing that any such person was a party to it। तो वो हर किसी पार्टी के खिलाफ जो है वो यूज़ किया जाएगा।
तो यही सेक्शन 8 कहता है कि जो भी बोली हुई चीज़ हैं या करी हुई चीज़ हैं कॉन्स्पिरेटर के द्वारा उस इंटेंशन के तहत, कॉमन डिज़ाइन जो है इंटेंशन के तहत, तो वो क्या हो जाएगी, वो रेलेवेंट एविडेंस हो जाएगी उनके खिलाफ में। इलस्ट्रेशन है, इसमें कुछ खास नहीं है इलस्ट्रेशन, सिंपल ये है कि ए ने ज्वाइन किया एक कॉन्स्पिरेसी को जो स्टेट के अगेंस्ट में वेजवार कर रहे थे। ठीक है, सिंपल है। सेक्शन है 9, व्हेन फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रेलेवेंट बिकम रेलेवेंट। इसके आगे आप लिख लेना रेसिडुअरी सेक्शन, यानी कि जो कहीं पे भी नहीं आया वो यहाँ आ जाएगा। फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रेलेवेंट आर रेलेवेंट, वैसे तो रेलेवेंट नहीं है वो, लेकिन क्यों हो जाते हैं, क्यों, दो चीज़ों में, इफ़ दे आर इनकन्सिस्टेंट विद एनी फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट, या तो वो किसी फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट के इनकन्सिस्टेंट हैं, इलस्ट्रेशन में समझ में आएगा। सेकंड में है इफ़ बाय देमसेल्व्स और इन कनेक्शन विद अदर फैक्ट्स, या तो खुद या दूसरे के साथ जुड़कर दे मेक द एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एनी फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट हाईली प्रोबेबल और इम्प्रोबेबल, या तो खुद या किसी दूसरे के साथ मिलकर किसी भी फैक्ट इन इशू या फिर रेलेवेंट फैक्ट को की एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस को इतनी प्रोबेबिलिटी पे ले जाते हैं कि उसके बाद कुछ बचता ही नहीं, या फिर इतना इम्प्रोबेबल कर सकते हैं कि भाई क्राइम इस टाइम हुआ तो ये तो यहाँ हो ही नहीं सकता क्योंकि वो तो कलकत्ता बैठा था। ठीक है, ये हो गया इम्प्रोबेबल। इलस्ट्रेशन देखना, ए है क्वेश्चन इज वेदर ए कमिटेड अ क्राइम एट चेन्नई ऑन अ सर्टेन डे। क्वेश्चन हुआ कि क्या ए ने क्राइम कमिट किया है चेन्नई में इस दिन पर। द फैक्ट दैट ऑन दैट डे ए वाज एट लद्दाख, ए जो था वो लद्दाख था, वो रेलेवेंट हो जाएगा। The fact that near the time when the crime was committed, A was at that distance from the place where it was committed, which would render it highly improbable, though not impossible, that he committed it, is relevant. समझ में आ गया ना बात, कि भाई चेन्नई में क्राइम हुआ है, वो लद्दाख था, कैसे कर सकता है वो। B, the question is whether A committed a crime. The circumstances are such that crime must have been committed either by A, B, C, D. ठीक है, एवरी फैक्ट विच शो दैट द क्राइम कुड हैव बीन कमिटेड बाय नो वन एल्स एंड दैट इट वाज नॉट कमिटेड बाय BCD, यानी कि BCD तो कर ही नहीं सकते, कुछ भी उनके फैक्टर रहे हों, तो बचा कौन, ए। उसके बाद है सेक्शन 10, फैक्ट स्टैंडिंग टू इनेबल कोर्ट टू डिटरमाइन अमाउंट आर रेलेवेंट इन सूट्स फॉर डैमेजेस, यानी कि कोई डैमेजेस हैं, उसके फैक्टर है, उनका अमाउंट डिटरमाइन करना है कि कितना हुआ है। इन सूट्स इन विच डैमेजेस आर क्लेम्ड, एनी फैक्ट विच विल इनेबल द कोर्ट टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ डैमेजेस विच ऑट टू बी अवॉर्डेड इज रेलेवेंट। ठीक है, उसके बाद है सेक्शन नंबर 11, फैक्ट्स रेलेवेंट व्हेन राइट और कस्टम इज इन क्वेश्चन, वेयर द क्वेश्चन इज एज टू द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी राइट और कस्टम। क्वेश्चन उठा है कि भाई ये हक या ये कस्टम था या नहीं, एग्जिस्टेंस था या नहीं, तो कौन कौन से फैक्ट्स रेलेवेंट होंगे। ए, एनी ट्रांजैक्शन बाय विच द राइट और कस्टम इन क्वेश्चन वाज क्रिएटेड, क्लेम्ड, मॉडिफाइड, रिकॉग्नाइज्ड, असर्टेड और डिनाइड और विच वाज इनकंसिस्टेंट विद इट्स एग्जिस्टेंस। कोई ट्रांजैक्शन है, यानी कि कोई ऐसी चीज़ है जिससे वो राइट और कस्टम का जो क्वेश्चन उठा हुआ है वो क्रिएट हुआ था, यानी कि उससे रिलेटेड कोई फैक्ट है। क्लेम हुआ, मॉडिफाई हुआ, भाई उस टाइम पे रिकॉग्नाइज किया, असर्ट किया, मना कर दिया, या इनकंसिस्टेंट, जो भी अगेंस्ट में भी चाहे जो चीज़ें हैं वो सभी जो है आ जाएंगी फैक्टर में। बी में है पर्टिकुलर इंस्टेंसेस इन विच द राइट और कस्टम वाज क्लेम्ड, रिकॉग्नाइज्ड और एक्सरसाइज्ड, और इन विच इट्स एक्सरसाइज वाज डिस्प्यूटेड, असर्टेड और डिपार्टेड फ्रॉम। अब पर्टिकुलर इंस्टेंस है, यानी कि कोई स्पेशल उसी चीज़ के लिए घटना है जिसमें राइट और कस्टम क्लेम हुए। ऊपर क्या था, एनी ट्रांजैक्शन, यहाँ पे क्या है, पर्टिकुलर इंस्टेंस में इन चीज़ों को क्लेम, रिकॉग्नाइज्ड, एक्सरसाइज किया गया। ठीक है, इलस्ट्रेशन एक बार कर लेते हैं। क्वेश्चन इज वेदर ए हैज़ अ राइट टू फिशरी,
ए के पास राइट है मत्स्य पालन का। ए डीड कन्फरिंग द फिशरी ऑन एज एंसेस्टर, ए के एंसेस्टर के पास एक डीड थी जिसमें मोर्टगेज किया गया था ए के फादर द्वारा फिशरी के लिए। ए सब्सिक्वेंट ग्रांट ऑफ द फिशरी बाय एज फादर irreconcilable with the mortgage, particular instances in which A's father exercised the right or in which the exercise of the right was stopped by A's neighbor। ठीक है, ये क्या आ गया, अगेंस्ट में आ गया, डिस्प्यूटेड हुआ कि भाई उसने ऐसे ऐसे मोर्टगेज करवाया था इस चीज़ को, और बाद में उसको रोका गया ए के पड़ोसियों द्वारा। ये भी क्या होगा, रेलेवेंट फैक्ट होगा। ठीक है, तो पर्टिकुलर इंस्टेंसेस जो हमने पढ़ा, डिस्प्यूटेड हुआ, ये उस चीज़ में आ जाएगा। फिर है सेक्शन 12। सेक्शन 12 है फैक्ट्स शोइंग एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट ऑफ माइंड ऑफ बॉडी और बॉडीली फीलिंग। 3 पॉइंट याद रखना इसमें, प्रीलिम्स में आया था एक क्वेश्चन कि फैक्ट्स हैं जो एग्जिस्टेंस बताते हैं माइंड का स्टेट, बॉडी का और बॉडीली फीलिंग का। स्टेट ऑफ माइंड में फिर कुछ फैक्टर हैं जैसे इंटेंशन। Facts showing the existence of any state of mind such as intention, knowledge, good faith, negligency, rashness, ill will and goodwill। 7 फैक्टर हो गए। Towards any particular person, यानी कि आपकी माइंड में स्टेट ऑफ माइंड ऐसा है, ये सब फैक्टर आते हैं। और शोइंग द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी स्टेट ऑफ बॉडी, सेकेंड चीज़ क्या आ गई, स्टेट ऑफ बॉडी। थर्ड चीज़ आ गई बॉडीली फीलिंग, आर रेलेवेंट। सभी क्या हो जाएंगे, रेलेवेंट हो जाएंगे ये 3 फैक्टर। व्हेन द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी सच स्टेट ऑफ माइंड, बॉडी या बॉडीली फीलिंग इशू में थे या रेलेवेंट थे। ठीक है, एक्सप्लेनेशन 1 कहती है ए फैक्ट रेलेवेंट एज शोइंग द एग्जिस्टेंस ऑफ अ रेलेवेंट स्टेट ऑफ माइंड मस्ट शो that the state of mind exists not generally but in reference to particular matter in question। यानी कि एक फैक्ट है जिसमें आपके स्टेट ऑफ माइंड, यानी कि सपोज करो इंटेंशन बता रहा है, जनरली नहीं होना चाहिए, जो अभी मैटर है उसके पर्टिकुलर मैटर जो है ना उस क्वेश्चन में, उसी के रेफरेंस में होना चाहिए। और सेकंड एक्सप्लेनेशन बताती है कि बट वेयर अपॉन द ट्रायल ऑफ अ पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस द प्रीवियस कमीशन बाय द एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस इज रेलेवेंट विद इन द मीनिंग ऑफ द सेक्शन, द प्रीवियस कन्विक्शन ऑफ सच पर्सन शेल ऑल्सो बी अ रेलेवेंट फैक्ट। ठीक है, प्रीवियस कन्विक्शन क्या हो जाएगी, यहाँ पे एक रेलेवेंट फैक्ट हो जाएगा। इलस्ट्रेशन है A is accused of receiving stolen goods knowing them to be stolen। A को accuse किया गया है किसके लिए, चोरी का जो है सामान उसने लिया है जो उसको पता है कि भाई ये चोरी का है। It is proved that he was in possession of a particular stolen article। The fact that at the same time he was in possession of many other stolen articles is relevant as tending to show that he knew each and all of the articles of which he was in possession to be stolen। यानी कि जो अलग चीज़ें भी उसके पास मिली हैं चोरी की, तो इसका मतलब उसे नॉलेज तो है कि भाई जो उसके पास चीज़ें हैं वे चोरी की हैं। तो एक्सप्लेनेशन 1 हो जाएगी पर्टिकुलर मैटर के बिहाफ में कि जनरली नहीं, उसको पता है कि भाई वो सारी चीज़ें कैसी हैं, चोरी की। बी में है इज एक्यूज्ड ऑफ फ्रॉडुलेंटली डिलीवरिंग टू अनदर पर्सन अ काउंटरफीट करेंसी विच एट द टाइम व्हेन ही डिलीवर्ड इट ही न्यू टू बी काउंटरफीट। द फैक्ट दैट एट द टाइम ऑफ इट्स डिलीवरी A was possessed of a number of other pieces of counterfeit currency is relevant. The fact that A had been previously convicted of delivering to another person as genuine a counterfeit currency knowing it to be counterfeit is relevant। सेम ऊपर वाली चीज़ है, काउंटरफीट एक्यूजेशन क्या लगी है कि भाई वो दूसरे को काउंटरफीट करेंसी दे रहा है। अब उसको पता ये भी फैक्ट आया कि ए ने पहले भी ऐसे किया है, पहले भी वो प्रीवियस कन्विक्शन हुई है, एक्सप्लेनेशन 2 पहले भी ये काम कर चुका है, तो सीधा सेक्शन 12 की एक्सप्लेनेशन 2 आ जाएगी।
सी में है ए sues बी फॉर डैमेज डन बाय अ डॉग ऑफ बीज विच बी न्यू टू बी फरोशियस। ठीक है, खतरनाक है उसका, और बी का है वो, और बी को पता है कि भाई मेरा कुत्ता इस तरह का है। ए उसको बी को करता है डैमेज के लिए। द फैक्ट दैट डॉग हैड प्रीवियसली बिटन एक्स वाई एंड जेड, कि पहले भी वो एक्स वाई जेड को काट चुका है, अब काटा है ए को, तो वो ये ए जो है ये चीज़ें कोर्ट में लेके आएगा, भाई इसने मेरे को नहीं, पहले भी तीनों को काटा हुआ है। और उन्होंने कंप्लेंट भी की हुई है बी को कि भाई तुम्हारे इस कुत्ते ने हमें ऐसे ऐसे काटा। ये सभी क्या हो जाएंगी, रेलेवेंट फैक्ट हो जाएंगी कि, और अब ये किस में आएगा, स्टेट ऑफ माइंड में आएगा। कहाँ, नेग्लिजेंसी, फोर्थ फैक्टर जो हमने पढ़ा नेग्लिजेंसी में ये आ जाएगा। डी है, क्वेश्चन इज वेदर ए द एक्सेप्टर ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज न्यू दैट द नेम ऑफ पेई वाज फिक्टिशियस, मतलब जो पेई है ना वो है ही नहीं, मतलब ऐसे ही पर्सन है, रियल पर्सन नहीं, फिक्टिशियस है, नकली है। द फैक्ट दैट ए हैड एक्सेप्टेड अदर बिल्स ड्रॉन इन द नेम ऑफ सेम मैनर बिफोर दे कुड हैव बीन ट्रांसमिटेड टू हिम बाय द पेई इफ द पेई हैड बीन अ रियल पर्सन इज रेलेवेंट, कि भाई अगर वो सच्चा पर्सन होता, रियल पर्सन होता, तो वो ए जो है एक्सेप्ट करता और उसे देने भी होते, उससे किसको, जो असली होता। तो यहाँ पे सिंपल ये है कि भाई वो शोइंग कि भाई ए जो है जानता था कि पेई क्या है, फिक्टिशियस पर्सन है। फिर है ई, ए इज एक्यूज्ड ऑफ डिफेमिंग बी बाय publishing an imputation intended to harm the reputation of B। A को accusation लगाया कि उसने B को डिफेम, बदनाम किया है ऐसा ऐसा छाप कर। The fact of previous publications by A respecting B showing ill will, अब वो पहले भी B के खिलाफ ऐसा कर चुका है तो क्या दिखाएगा, उसकी ill will दिखाएगा on the part of A towards B is relevant as proving A's intention to harm B's reputation by the particular publication in question। The facts that there was no previous quarrel between A and B, कि भाई पहले कोई उनका झगड़ा नहीं था, and that A repeated the matter complained of as he heard it are relevant as showing that A did not intend to harm the reputation of B। तो पहले कोई झगड़ा नहीं था उनका, लेकिन ए जो है बार बार कंप्लेंट करता है इस चीज़ की, वो रेलेवेंट हो जाएगा कि भाई ए जो है, इसको थोड़ा ध्यान से देखना, ए ने इलविल दिखाया कि भाई उसने पहले भी ऐसे किया है, तो इलविल वाला पार्ट हो गया ए का टुवर्ड्स बी इज रेलेवेंट एज प्रूविंग एज इंटेंशन टू हार्म बी इज रेपुटेशन बाय द पर्टिकुलर पब्लिकेशन इन क्वेश्चन, कि उसका इलविल है बी के खिलाफ इसीलिए उसने डिफेम किया। ये भी फैक्ट ज़रूरी है कि उनका पहले कोई झगड़ा नहीं था, एंड दैट ए रिपीटेड द मैटर कंप्लेंड ऑफ एज ही हियर्ड इट। ए ने फिर भी मैटर को क्या किया, जो मैटर कंप्लेंट किया है उसको रिपीट किया, ये भी रेलेवेंट हो जाएगा क्योंकि ए का कोई झगड़ा तो था नहीं कि भाई वो बी को क्या है हार्म नहीं पहुंचाना चाहता था, ठीक है, उसकी रेपुटेशन को। A is sued by B for fraudulently representing to B that C was solvent। अब A sue करता है B को कि B ने क्या किया है, ये रिप्रेजेंट किया है कि C solvent है, whereby B being induced to trust C who was, लेकिन वो क्या था, insolvent। कौन, C। तो सफ़र किया लॉस किसने, A ने इसलिए sue कर दिया B को कि तू ट्रस्ट दिखा रहा था इसमें कि भाई C है वो solvent है और तूने इस तरह से मतलब मेरे आगे ऐसे शो किया कि इस पे आप ट्रस्ट कर सकते हो। द फैक्ट दैट एट द टाइम व्हेन ए रिप्रेजेंटेड सी टू बी सोलवेंट, कि ए ने बी को रिप्रेजेंट किया कि भाई सी सोलवेंट है, सी वाज सपोज टू बी सोलवेंट बाय हिज नेबर्स एंड बाय पर्सन्स डीलिंग। अब सी जो है उसके नेबर्स, अब ए क्या कहता है, ए कहता है भाई मेरे को नहीं पता था, इसके नेबर्स और इसके जो आस पड़ोसी हैं उन्होंने सबने इसको कहा था कि ये सोलवेंट है, और ये मैंने जो तेरे आगे रिप्रेजेंटेशन दी है बी के आगे, मतलब ए ने वो क्या है, गुड फेथ में दी थी, तो ये भी क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। जी है, ए इज स्यूड बाय बी फॉर द प्राइस ऑफ वर्क डन बाय बी। ए स्यू करता है बी को अपॉन हाउस ऑफ विच, जिसका ए ओनर है, जो भी बी ने काम किया है, बाय द ऑर्डर ऑफ सी ए कॉन्ट्रैक्टर।
A's defense is that B's contract was with C. A sue करता है B को कि काम नहीं किया और उसको लगाया गया था C जो कॉन्ट्रैक्टर है उसके बेस पे। अब A डिफेंस में क्या कहता है? A डिफेंस में कहता है कि B का कॉन्ट्रैक्ट जो था C के साथ था, ठीक है। A जो है ओनर है, ठीक है। B क्या है? काम किया है। A इज स्यूड बाय B फॉर द प्राइस ऑफ वर्क डन बाय B. B ने उसको स्यू किया है जिसका वो ओनर है, ऑफ विच A इज ओनर। करता कौन है? B. बाय द ऑर्डर ऑफ C ए कॉन्ट्रैक्टर। A डिफेंस में कह रहा है कि भाई जो B का कॉन्ट्रैक्ट है वो तो C के साथ था। द फैक्ट दैट A पेड C फॉर द, अब उसने क्या किया है? A ने तो C को पेड किया है कॉन्ट्रैक्टर को काम के लिए, अब B क्यों आया बीच में? एज प्रूविंग दैट A डिड इन गुड फेथ। अब C ने B को नहीं दिया ना, अब B तो कर रहा है A को भी मेरे काम के पैसे नहीं दिए। अब A कहता है मैंने तो गुड फेथ में C जो कॉन्ट्रैक्टर था उसको इसके पैसे दे दिए थे, उसने गुड फेथ में किया। Make over to C the management of the work in question so that C was in a position to contract with B on C's own account and not as agent for A. ठीक है, सिंपल है। H है A is accused of the dishonest misappropriation of property which he had found. And the question is whether when he appropriated it he believed in good faith that the real owner could not be found. The fact that public notice of the loss of the property had been given in the place where A was is relevant. कि भाई मैंने, समझ में आ गया होगा आपको कि A को एक्यूजेशन लगी है डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन प्रॉपर्टी की। अब क्या है, गुड फेथ में उसने कहा कि भाई मैंने तो बहुत कोशिश की रियल ओनर को ढूंढने की, नोटिस भी लगाया जहाँ पे बल्कि A रह रहा था वहाँ पे भी नोटिस गया है, पब्लिक नोटिस लगवाया, तो वो रेलेवेंट हो जाएगा। एज शोइंग दैट A did not in good faith believe that the real owner of the property could not be found. The fact that A knew or had reason to believe that the notice was given fraudulently by C, who had heard of the loss of the property and wished to set up a false claim to it, is relevant as showing that A knew of the notice did not disprove A's good faith. यानी कि A को तो पता था कि भाई यहाँ पे जो है मैंने नोटिस दिया हुआ है, गुड फेथ में दिया है। समझ में आई बात? ये चीज़ मिलने का है कि भाई एक पर्सन को A को जो है चीज़ मिली है, उसने क्या किया, अपने पास रख ली। क्वेश्चन ये उठा कि भाई जो उसने मिसअप्रोप्रिएट किया है उसने गुड फेथ में काम नहीं किया, लेकिन वो अपनी बता रहा है A कि किस तरह से मैंने पब्लिक नोटिस दिया, तो ये सारे फैक्टर क्या होंगे, रेलेवेंट हो जाएंगे। उसके बाद है I. A इज़ चार्ज विद शूटिंग एट B विद इंटेंट टू किल हिम। A को चार्ज किया जाता है उसे मारने के लिए। इन ऑर्डर टू शो A's इंटेंट द फैक्ट ऑफ A's हैविंग प्रीवियसली शॉट एट B, यानी कि वो पहले भी B को शॉट कर चुका है, वो प्रूव हो सकता है। फिर है J. A इज़ चार्ज विद सेंडिंग थ्रेटनिंग लेटर्स टू B। A को चार्ज किया जाता है कि धमकी भरे लेटर दिए गए हैं B को। थ्रेटनिंग लेटर्स प्रीवियसली सेंट बाय A टू B मे बी प्रूव्ड एज शोइंग द इंटेंशन ऑफ द लेटर। धमकी भरे पत्र जो पहले सेंड किए गए थे A टू B, वो प्रूव किए जा सकते हैं क्योंकि इंटेंशन बताएंगे कि पहले भी ऐसे कर चुका है। के में है द क्वेश्चन इज़ वेदर A हैज़ बिन गिल्टी ऑफ क्रुएलिटी टुवार्ड्स B हिज वाइफ, यानी कि क्वेश्चन था कि क्या A को गिल्टी माना जाएगा B के लिए कि भाई उसने अपनी वाइफ के साथ क्रुएलिटी की है। एक्सप्रेशंस ऑफ देयर फीलिंग्स टुवार्ड्स ईच अदर शॉर्टली बिफोर और आफ्टर द क्रुएलिटी आर, यानी कि क्रुएलिटी यानी कि मान लो थप्पड़ हिंसा वगैरह करने के बाद, फिजिकल क्रुएलिटी लेते हैं करने के बाद या पहले जो उनकी फीलिंग है एक दूसरे के लिए, वे क्या हो जाएंगी, रेलेवेंट फैक्ट हो जाएंगी। The question is whether A's death was caused by poison. Statements made by A during his illness as to his symptoms are relevant fact. Question क्या उठा कि भाई A की डेथ जहर से हुई है, तो A ने लास्ट टाइम में अपनी इलनेस के दौरान
कुछ सिम्टम बताए उस जहर की, तो वो क्या होंगे रेलेवेंट फैक्ट, क्योंकि वो बताएंगे कि ये पॉइजन क्या उसे दिया गया था, या मतलब उसकी डेथ जो हुई है उससे हुई है या नहीं। एम में है द क्वेश्चन इज व्हाट वाज द स्टेट ऑफ एज हेल्थ एट द टाइम व्हेन एन एश्योरेंस ऑन हिज लाइफ वाज अफेक्टेड। स्टेटमेंट्स मेड बाय ए एज टू स्टेट ऑफ हिज हेल्थ और एट नियर द टाइम इन क्वेश्चन आर रेलेवेंट फैक्ट्स। ए के हेल्थ के टाइम पे जो भी उसने स्टेटमेंट दी हैं वे क्या हो जाएंगी, रेलेवेंट फैक्ट्स हो जाएंगी। एन में है ए स्यूज बी फॉर नेग्लिजेंस इन प्रोवाइडिंग हिम विद ए कार फॉर हायर नॉट रीजनेबली फिट फॉर यूज वेयर ए वाज इंजर्ड। द फैक्ट दैट बीज इंटेंशन वाज ड्रॉन ऑन अदर ओकेजन्स टू द डिफेक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर कार इज रेलिवेंट। ए करता है बी को स्यूक नेग्लिजेंसी के लिए कि किराए के लिए गलत कार दे दी जिससे मैं इंजूर हो गया, मुझे ऐसे ऐसे चोट लग गई। अब फैक्ट, ये फैक्ट बताना कि जो बी है उस पर्टिकुलर कार के कारण और भी जो है नेग्लिजेंसी हो चुकी है, लोगों को चोट पहुंच चुकी है, और फैक्ट कि बी वाज हैबिचुअली नेग्लिजेंट अबाउट द कार सी विच लेट, तो वो इररेलेवेंट होगा। रेलेवेंट क्या होगा कि पर्टिकुलर कार जो है उसने पहले भी डिफेक्ट किए हैं या चोट पहुंचाई है किसी को, वो रेलेवेंट हो जाएगा। लेकिन हैबिचुअली वो मतलब नेग्लिजेंटली ऐसे ही करता था हर कार के साथ, ये इररेलेवेंट होगा। ओ में है ए इज ट्राइड फॉर द मर्डर ऑफ बी बाय इंटेंशनली शूटिंग हिम डेड। ए को ट्राई किया जाता है बी के मर्डर के लिए कि भाई वो क्या है, इंटेंशनली शूट करता है, लोगों को मार देता है। द फैक्ट दैट ए ऑन अदर ओकेजन शॉट एट बी इज रेलेवेंट, कि भाई और भी जगहों पे बी को शूट किया है, वो रेलेवेंट हो जाएगा क्योंकि इंटेंशन दिखा रहा है कि भाई उसको तो मारना ही है बी को। और द फैक्ट दैट ए वाज इन हैबिट ऑफ शूटिंग एट पीपल, तो वो क्या होगा, इररेलेवेंट होगा कि भाई लोगों को मारने की हैबिट है, ये तो इररेलेवेंट चीज़ हो जाएगी। पर्टिकुलर उस चीज़ के लिए बताया ना एक्सप्लेनेशन वाले, पर्टिकुलर मैटर के लिए कि भाई बी को ही और ओकेजन पे मारा है, वो क्या हो जाएगा, रेलेवेंट हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारा सेक्शन 12 ख़त्म हो जाता है। आगे आने वाली वीडियोस में हम सेक्शन 13 ऑनवर्ड्स करेंगे। तो अब तक हमारे सेक्शन 1 से लेके 12 हो चुके हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम में, और उसके अलावा भारतीय न्याय संहिता भी मैं कंप्लीट करवा चुकी हूँ। आप मेरी चैनल की प्लेलिस्ट में जाके सेक्शन वाइज वीडियो देख सकते हैं। तो अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।